नमस्कार बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं से अध्याय अतीत में दबे पांव। लेखक ओम थानवी के का प्रश्नाभ्यास, पुस्तक पितान। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब बटन अवश्य दबा दें ताकि आगे की आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। प्रश्न: सभ्यता साधन संपन्न थी, पर उसके भव्यता का आडंबर नहीं था। कैसे? सिंधु सभ्यता एक साधन संपन्न सभ्यता थी, परंतु उसमें राज सत्ता या धर्म सत्ता के चिन्ह नहीं मिलते। वहाँ की नगर योजना, वास्तुकला, मोहरों, ठप्पों, जल व्यवस्था, साफ सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि की एक रूपता द्वारा उनमें अनुशासन देखा जा सकता है। यहाँ पर सब कुछ आवश्यकताओं से ही जुड़ा हुआ है। भव्यता का प्रदर्शन कहीं नहीं मिलता। अन्य सभ्यताओं में राजतंत्र और धर्मतंत्र की ताकत को दिखाते हुए भव्य महल, मंदिर और मूर्तियां बनाई गई, किंतु सिंधु सभ्यता की खुदाई में छोटी छोटी मूर्तियां, खिलौने, मृदभांड, नावें मिली हैं। नरेश के सर पर रखा मुकुट भी छोटा है। इसमें प्रभुता का या दिखावे के तेवर कहीं नहीं मिलते। प्रश्न नंबर 2। सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। राजा का पोषण करने वाला नहीं, ना ही धर्म का पोषण करने वाला, बल्कि समाज का पोषित करने वाला था। ऐसा क्यों कहा गया है? तर्क: सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज़्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, मृदभांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मोहरें, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुदृढ़ अक्षरों में लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्धि से ज़्यादा कला सिद्धि जाहिर करता है। अन्य सभ्यताओं में राजतंत्र और धर्मतंत्र की ताकत को दिखाते हुए भव्य महल, मंदिर और मूर्तियां बनाई गई, किंतु सिंधु सभ्यता की खुदाई में छोटी छोटी मूर्तियां, खिलौने, मृदभांड, नावें मिली। नरेश के सर पर भी छोटा सा मुकुट मिला है। इसमें प्रभुता या दिखावे का तेवर नहीं दिखाई देता। यहाँ आम आदमी के काम आने वाली चीज़ों को सलीके से बनाया गया है। सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो कि समाज पोषित है, ना कि राज पोषित या धर्म पोषित। प्रश्न नंबर 3। पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी? अर्थात यहाँ के लोगों को या इस सभ्यता को ताकत से नहीं बल्कि अनुशासन से चलाया जाता था। कैसे? हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राजप्रसाद, प्रासाद राजमहल मिले हैं, न मंदिर, न राजाओं महंतों की समाधियाँ। यहाँ के मूर्ति शिल्प छोटे हैं और औजार भी।
मोहनजोदाड़ो नरेश के सर पर रखा मुकुट भी छोटा है। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत को प्रदर्शित करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियाँ, पिरामिड आदि मिलते हैं। यहाँ आम आदमी के काम आने वाली चीज़ें को सलीके से बनाया गया है। यहाँ नगर योजना, वास्तुकला, मोहरों, ठप्पों, जल व्यवस्था, साफ सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि में एक रूपता देखने को मिलती है। इन आधारों पर विद्वान यह मानते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। सच है, अगला प्रश्न, सच है यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती। वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुमान किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। इस कथन के पीछे लेखक का क्या आशय है? इस कथन से लेखक कहना चाहते हैं कि इन टूटे फूटे घरों की सीढ़ियों पर खड़े होकर आप विश्व की सभ्यता के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता विश्व की महान सभ्यताओं में से एक है। सिंधु सभ्यता आडंबर रहित एवं अनुशासन प्रिय है। वहाँ के मकानों की सीढ़ियाँ उस कालखंड तथा उससे पूर्व का एहसास कराती हैं। जब यह सभ्यता अपने चरम पर रही होगी, यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता रही होगी। खंडरों में से मिले अवशेषों और इन टूटे फूटे घरों से मानवता के चिन्ह और मानव जाति के कर्मिक विकास को भी देखा जा सकता है। इसकी नगर योजना अद्वितीय है। उस समय का ज्ञान, उसके द्वारा स्थापित मानदंड आज भी हमारे लिए अनुकरणीय है। इस प्रकार हम सीढ़ियों पर चढ़कर उसकी इतिहास की ही खोज नहीं करना चाहते, बल्कि सिंधु सभ्यता के सभ्य मानवीय समाज को भी देखना चाहते हैं। दूसरा भाग, टूटे फूटे खंडर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। यह सच है कि टूटे फूटे खंडर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समय को दस्तावेज होते हैं। यह खंडर उस समय की संस्कृति का परिचय कराते हैं। आज भी हम किसी भी मकान की देहरी पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध को या बैलगाड़ी की रुनझुन को महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार नगर नियोजन, धातु एवं पत्थर की मूर्तियाँ, मद्रभांड, उन पर चित्रित मानव और अन्य आकृतियाँ, मोहरें, उस पर बारीकी से की गई चित्रकारी इतिहास के दस्तावेज होने के साथ साथ उस अनछुए समय को भी हमारे सामने उपस्थित कर देते हैं। तीसरा भाग, इस पाठ में एक ऐसे स्थान का वर्णन है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा होगा, परंतु इससे आपके मन में उस नगर की एक तस्वीर बनती है। किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल जिसको आपने नज़दीक से देखा हो का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। चार मीनार। इस बार की छुट्टियों में देखा हैदराबाद शहर का चार मीनार हमेशा यादों में बसा रहेगा। हैदराबाद शहर प्राचीन और आधुनिक समय का अनोखा मिश्रण है, जो देखने वालों को 400 वर्ष पुराने भवनों की भव्यता के साथ आपस में सटी आधुनिक इमारतों का दर्शन कराता है।
चार मीनार 1591 में शहर के मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाई गई बृहत वास्तुकला का एक नमूना है। शहर की पहचान मानी जाने वाली चार मीनारों से मिलकर बनी एक चौकोर प्रभावशाली इमारत है। यह स्मारक ग्रेनाइट के मनमोहक चौकोर खंभों से बना है, जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाओं में स्थित चार विशाल आर्च पर निर्मित किया गया है। यह आर्च कमरों के दो तलों और आर्चवे की गैलरी को सहारा देते हैं। चौकोर संरचना के प्रत्येक कोने पर एक छोटी मीनार है। ये चार मीनारें हैं, जिसके कारण भवन को यह नाम दिया गया। प्रत्येक मीनार कमल की पत्तियों के आधार की इस तरह चार मीनार को देखकर हुई अनुभूति एक सोपन के समान प्रतीत होती है। कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। आपका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में, तर्क दें। मोहनजोदाड़ो के निकट बहती हुई सिंधु नदी नगर में कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखकर लेखक ने सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति कहा है। मैं लेखक से पूर्णतः सहमत हूँ। प्रत्येक घर में एक स्नानागार था। घर के भीतर से पानी का मैला पानी नालियों के माध्यम से बाहर होदी में आता है और फिर बड़ी नालियों में चला जाता है। कहीं कहीं नालियाँ ऊपर से खुली हैं, परंतु अधिकतर नालियाँ ऊपर से बंद हैं। इसकी जल निकासी व्यवस्था बहुत ही ऊंचे दर्जे की है। नगर में कुओं का प्रबंध था। ये कुएं पक्की ईंटों से बने थे। अकेले मोहनजोदड़ो नगर में 700 कुएं हैं। यहाँ का महाकुंड लगभग 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।